अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खावर और नबिया, आज ऑफिस आने में हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जिस तरह की फोग हमने देखी है और बार बार हम भी ये कह रहे थे कि सर्दी नहीं आ रही, तो फाइनली सर्दी आ गई है। और जो फॉग है आज जीरो विजिबिलिटी ऑलमोस्ट थी, तो आने में वक्त भी काफ़ी हमें ज़्यादा लग गया। खैर, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस खबर से कि पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है वो किसी भी सूरत अब हमें कम होता दिखाई नहीं दे रहा। जो तवानाई के हवाले से फर्नेस ऑयल, गैस और कोयले की मदद से हम पैदा कर रहे हैं महंगी बिजली तैयार की जा रही है, उससे जो गर्दिशी कर्जे हैं उसमें भी अब इजाफा होता जा रहा है। और ऐसे में ज़रूरत तो इस अमर की है कि शमसी तवानाई पर शिफ्ट हुआ जाए। हवा और पानी के हवाले से जैसे काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे हैं वो शुरू किए जाएं, लेकिन सूरत हाल यहाँ पर यह दिखाई दे रही है कि जो मंसूबे पहले से ही मौजूद हैं उनकी जानिब भी कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही। उन मंसूबों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और जो एनर्जी क्राइसिस है, ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसकी वजूहात क्या है, रीजंस क्या है, डीप डाउन जाने की बहुत ज़रूरत है। और इसी पूरे तनाजुर को देखते हुए जो इस वक्त सिचुएशन है, जो पाकिस्तान की जो मुल्की मुआशी सूरत हाल है, प्लस जो एनर्जी क्राइसिस है, जो एक डिसीजन सामने आ रहा है कि जो मार्केट्स है वो भी 8 बजे बंद की जाएंगी, जिसके ऊपर जो ताजर बरादरी, आपको पता है ऑब्वियसली वो हमेशा उनका बड़ा क्लियर एहतजाज भी होते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए पाकिस्तान के पास जो सोर्सेज मौजूद हैं ऑलरेडी जहां पर काम करने की जरूरत है, तरबेला डैम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में दूसरा बड़ा सोर्स है, जरिया है बिजली की पैदावार के हवाले से, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो भी अनवार क्राइसिस का शिकार है। और वहां पे अगर मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करूं कि तकरीबन इसमें 10 अरब टन रेत जमा हो चुकी है। और अगर कहा जाए कि ये एक रेत का पहाड़ खड़ा हो चुका है तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा। 1974 में तकरीबन ये पहाड़ 14 मील के फासले पे था, जो कि अब बढ़कर 10 मील के फासले पर आ चुका है। तो गवर्नमेंट की तरजीहात में क्या है, सिर्फ सियासत ही है, इसकी सफाई सुथराई का अगर ख्याल ना रखा गया तो ये आगे जाके इसको ब्लॉक भी कर सकता है। 40% तो अब जो बिजली की पैदावार है वो मुतासिर हो चुकी है। रेत की वजह से जो डैम के पानी जखीरा करने की सलाहियत है वो 90,60,000 एकड़ फीट से कम होकर अभी 50,80,000 एकड़ फीट रह गई है। और आप वाली बात ही है कि अगर सफाई नहीं की जाती तो फिर हम देख रहे हैं कि एक बड़े आबी जखीरे और तवानाई के जरिए से हमें महरूमी का सामना भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल, और इस अलार्मिंग सिचुएशन है, हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए। ये जो तरबेला डैम के हवाले से भी हम जो फैक्ट्स शेयर किए हैं, किसी की तवज्जो यहाँ पर नहीं है। जो बिजली का बहरान मुल्क में चल रहा है उसके हवाले से मार्केट्स बंद कर देना, क्या इस वक्त सिर्फ पंजाब असेंबली पर उस हवाले से भी मजीद बात करेंगे इन आवर प्रोग्राम, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज। वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद, इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। नून लीग की वजीर आला को धमकी, पीटीआई भी सीना सफर हो गई। शुक्रिया सिलेक्शन कमेटी, शुक्रिया बाबर आजम। पाकिस्तान ने क्रिकेट की तारीख का शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। क्या पछतावे हार का दाग मिटा सकते हैं? खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द सरगर्म, भत्ता, टारगेट किलिंग, अगवा के बढ़ते वाकयात। क्या फिर से नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है? धुंध अंधाधुंध, शहरी बारिश की बूंदों को तरस गए। पाकिस्तान में बारिशें कब से होंगी? सी सेक्शन जरूरत, मजबूरी या कमाई का जरिया? सी सेक्शन औरत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, बताएंगे आज न्यू पाकिस्तान में। इसके अलावा पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में अक़लियतों की शमूलियत, प्यारे देश की सैर और तहकीक के मैदान से खबरें भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। लेकिन इस वक्त मुल्की सियासत में चंद सवालात ज़ेरे गर्दिश हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या फिर नाकाम होगी? पंजाब असेंबली में हंगामा आराई होगी या फिर वजीर आला आइन के तहत एतमाद का वोट लेंगे? बिल्कुल, बहुत सारे सवालात हैं कि क्या आसिफ अली जरदारी पीटीआई की सफ़ों में नकब डाल सकेंगे। और हमेशा आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी का अनवार हम देखा कि बहुत ही अहम किरदार रहता है। फिर से एक्टिव हैं वो। बिल्कुल, फिर से वो एक्टिव है। और मामला जो है अब ये भी है कि पार्लियामान में हल होगा या फिर एक मरतबा रात को 12 बजे अदालतें लगेंगी, मुकदमा फिर से अदालत में जाएगा। सवाल तो ये भी है कि क्या परवेज इलाही नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि जब से परवेज इलाही का जो रिसेंट इंटरव्यू आया है, खुलकर मामला सामने आए हैं, तो गुमगू की कैफियत है। बिल्कुल, और इन्हीं सवालों का जवाब गुज़श्ता 2 रोज के दौरान पेश आने वाले वाकयात के तनाजुर में जानने की भी हम कोशिश करते हैं कि गवर्नर ने मरासले के जरिए वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा है, लेकिन इससे कबल ही स्पीकर ने जुमे तक असेंबली का इजलास मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है।
और इस ऐलान के बाद वजीर आला की जानिब से कल एतमाद का वोट लेने का चांस भी खत्म हो गया है। अब सवाल यह है कि जो गवर्नर पंजाब हैं बलीगुर रहमान वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को हटाने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली के इस फैसले के बाद पीडीएम और इत्तेहादियों की हिकमत अमली क्या होगी, सबको ही ये इंतजार है कि पीडीएम अब क्या करने जा रही है। बिल्कुल, और इससे कबल हमने देखा कि नून लीग के मुशावरती इजलास में तय हुआ था कि अगर कल एतमाद का वोट ना लिया तो चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला से हटा दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सामने आई है, आपके साथ वो शेयर करते हैं। हम सब आपस में राब्ते में हैं। अभी जो मीटिंग हुई है उसमें भी सभी से राब्ता है। गवर्नर जो है वो नोटिफाई करेंगे नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, तो रूल्स और आइन के खिलाफ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है और अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने एतमाद का वोट ना दिया तो ही विल सीज टू बी। एतमाद का वोट अगर नहीं लेते तो फिर नताइज का सामना करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं वजीर दाखिला। और उनके इस बयान के फौरी बाद स्पीकर पंजाब असेंबली भी मंजर आम पर आए हैं और उनकी जानिब से भी भरपूर मज़ाहमत का ऐलान किया गया था। सब्तैन खान क्या कहते हैं ये जानते हैं। मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और रूल्स एंड प्रोसीजर कहते हैं 1997 के, वो ये कहते हैं कि जब ऑलरेडी एक सेशन चल रहे हैं और वो एडजर्न्ड है, इट्स नॉट प्रोरोग्ड, तो उसमें गवर्नर साहब स्पेशल सेशन नहीं बुला सकते। गवर्नर के ऑफिस में वो पहुंच गई। जब गवर्नर के ऑफिस में पहुंच गई तो वो बात, तो अगर हमने जो असेंबली तोड़ने की वो है रेजोल्यूशन, वो भी तो गवर्नर साहब को ही भेजनी है ना। तो उससे पहले जब गवर्नर साहब के पास वो आई पड़ी है तो मेरा ख्याल है ये पेटी थिंग है, इसमें इतना फर्क कोई नहीं पड़ता। तो ये स्टेटमेंट आपने सुनी सब्तैन खान की। इस ऐलान के बाद स्पीकर ने असेंबली का इजलास तो मुलतवी कर दिया है। हालांकि तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया गया था कि तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के फौरी बाद पंजाब असेंबली तहलील कर दी जाए। फवाद चौधरी भी मैदान में उतर आए हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। हमने फैसला किया है कि तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म इत्तेहादी थे और इत्तेहादी रहेंगे। हमारे पास इस वक्त मेंबरान की तादाद जो है वो 190 है। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। फवाद चौधरी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट भी था वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान पर। वो ये कह रहे थे कि ये फैसलाबाद का कोई कॉर्नर प्लॉट नहीं है जिस पर कब्जा कर लिया जाएगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। एहसन ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद हैं। एहसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? कल एतमाद का वोट लेने से इनकार कर रहे हैं परवेज इलाही। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ही कॉन्फिडेंट है तो क्यों नहीं? देखिए, असल में बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है पीडीएम और इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान की असम्बली को तहलील कर दिया जाए या नहीं किया जाए। तो इसमें बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, लीगल बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो सामने आ चुके हैं। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ताल्लुक और इमरान खान साहब चाहते हैं कि असम्बली टूटे और वो जो एक पोजीशन बनाना चाहते हैं कि जनाब जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए जी। और दूसरी तरफ पीडीएम है कि वो असम्बली नहीं तोड़ना चाहती क्योंकि वो जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि लीगली जो पोजीशन है इस वक्त, जो गवर्नमेंट की मैं बात करूँगा फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से, जो गवर्नर साहब की जो सिचुएशन है कि उन्होंने ये कहा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा वैलिड पॉइंट है कि आपको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। गवर्नर साहब ये कह सकते हैं ज़्यादा तफसील के साथ, तो आपके जो लीगल ओपिनियन ली जानी चाहिए और कोर्ट में जाएगा ये, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है। गवर्नर साहब आप कह रहे हैं, गवर्नर साहब ये कह सकते हैं आइन और कानून के तहत, लेकिन अगर वज़ीर आला इसको रिफ्रेन करते हैं या रेजिस्ट करते हैं तो फिर उस सूरत हाल में क्या होगा? देखिए, सूरत हाल ये है कि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स, मैंने फिर कहा कि इसमें लीगल पोजीशंस बनेंगी, इसमें केस कोर्ट में भी जा सकता है। अगर जो है गवर्नर साहब कहते हैं कि जनाब आप ये एतमाद का वोट लें और वो ये नहीं करते, इस तरह की सिचुएशन में नहीं करते, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? उसमें डेफिनेटली गवर्नर साहब फिर उनको कहेंगे कि वो सीज करते हैं कि वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली ये कोर्ट की तरफ सीधा केस चला जाएगा उस तरफ, वो उठा के उस केस को कोर्ट की तरफ ले जाएंगे और इस सूरत के अंदर फिर ये जो मैटर जो है वो लिंगर ऑन होता नजर आ रहा है। उसके अलावा आप देखें कि जब हमजा शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे, जब ये सिचुएशन डेवलप हो रही थी, तो असम्बली के अंदर जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिकल
जो भी डिसीजन आता है उसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा। हमें नजर आता है कि उसके अंदर पुलिस ने माजी के अंदर बहुत अहम रोल खेला था जी। और पुलिस असेंबली के अंदर भी आई थी, और पुलिस ही एक ऐसा टूल है जिसके जरिए वो चाहे परवेज इलाही साहब हों या गवर्नमेंट दूसरी हो, वो उसको इम्प्लीमेंट करवाती है चीज़ों को असेंबली के अंदर आकर, या जिस तरह की सिचुएशन है। हमने माजी में देखा जो CCPL लाहौर थे इससे पहले, जो हमजा शहबाज शरीफ साहब के कहा जाता है कि बहुत करीब थे, तो उन्होंने एक बहुत अहम रोल प्ले किया। और वो जो हमजा शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आला बनना था, उसके अंदर जो पुलिस का मेन रोल था उसमें CCPL लाहौर का एक बहुत अहम रोल था। यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस का रोल जो है इस वक्त जो CCPL लगे हुए हैं इस वक्त गुलाम महमूद डोगर, वो बहुत करीब जाने जाते हैं परवेज इलाही साहब के। और इस वक्त आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ आपको पता है कि उनका बहुत मसला चल रहा है। उनको फेडरल गवर्नमेंट ने हटवाया भी था, लेकिन वो अभी तक परवेज इलाही साहब उन्हें लेके चल रहे हैं। उनका केस कोर्ट में भी गया। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक लाहौर की पुलिस है, जो पंजाब असेंबली में अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है कि जहाँ पर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, तो पुलिस जो होगी वो परवेज इलाही साहब के साथ होगी, वो PTI के साथ होगी, क्योंकि उसमें जो रोल है वो बेसिकली CCPL लाहौर ने अदा करना है, वो इसीलिए इस वक्त मौजूद है। तो मुझे लगता है कि दो तरह की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। अभी जो हमने देखा, जो परवेज इलाही साहब का जो रीसेंट इंटरव्यू आया, उन्होंने काफी क्लियर कट और बहुत ही निडर होकर उन्होंने गुफ्तगू की PTI के हवाले से, खान साहब के हवाले से, और जो उनका प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक स्टांस था वो हमें उसके अंदर दिखाई दिया। अभी जो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट हमने आपके साथ शेयर की, नाज़रीन के साथ शेयर की, उन्होंने कहा कि नहीं, मुस्लिम लीग काफ जो है वो हमारे साथ खड़ी है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन इस वक्त है कि परवेज इलाही साहब एक्चुअली किस साइड पर हैं, करने क्या वाले हैं। देखिए परवेज इलाही साहब देखें, हमेशा से अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो पावर पॉलिटिक्स करते हैं, और वो हमेशा से जो इक़्तिदार में या ताकत के ऐवानों के साथ वो रहते हैं। और ताकत के ऐवान इस वक्त पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, परवेज इलाही साहब का जो रिसेंट स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बाजवा साहब के हवाले से उनको बहुत डिफेंड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो परवेज इलाही साहब हैं वो इस वक्त यानी इमरान खान साहब के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। परवेज इलाही साहब जो है इस वक्त एक कुछ मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। बाजवा साहब चूँकि गए हैं, तो उनके बाद जो पाकिस्तान की फ़ौज की जो क़यादत आई है वो डेफिनेटली उनके लाइक माइंडेड लोग आए हैं, जो वो चाह रहे थे वैसे ही आए हैं। तो परवेज इलाही साहब बाजवा साहब को सपोर्ट करके इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को जो है एक सॉफ्ट सिग्नल्स भेज रहे हैं, और चाहते हैं कि उनके साथ उनका जो है वो राब्ता रहे। और आपको पता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने बहुत सीवियर किस्म की स्टेटमेंट दी है, क्योंकि इमरान खान साहब की लाइन ऑफ एक्शन और है, वो कुछ और कह रहे हैं, उनका रेटोरिक और है, उनका बयानिया कुछ और है, और परवेज इलाही साहब इस वक्त उनके खिलाफ भी चल रहे हैं। ऐसे में वो इंटरनली जो हमारी इतलात है वो गेम PDM के साथ भी कर रहे हैं कि उनको ही कबूल कर लिया जाए, तो वो सूरत में तैयार है। और परवेज इलाही साहब आपको याद होगा कि माजी के अंदर भी PDM की तरफ से ही थे, वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने उन्हें बुला के, तो ये जो इस तरह के माइंडसेट होता है उसके लिए ताकत जरूरी होती है, कुव्वत जरूरी होती है, तो उसके लिए वो किसी तरफ भी किसी वक्त भी जा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या PDM की जमातें उन्हें कबूल करेंगी। जहाँ तक मेरी इतलात है कि परवेज इलाही को साहब को एक्सेप्ट करने के लिए इस वक्त नवाज लीग भी तैयार नहीं है। जरदारी साहब ने चौधरी शुजात साहब के जरिए वो जो बातचीत चली भी है, तो उसमें सवाल यही पैदा हो जाता है कि चौधरी शुजात साहब भी परवेज इलाही साहब के हवाले से कोई जो कॉन्फिडेंशियल बात या समझे कि एक ट्रस्टवर्दी बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनका जो रोल परवेज इलाही साहब का रहा है। अब देखें इमरान खान साहब के साथ उन्होंने फौरन, क्योंकि जो इमरान खान साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा क्लियर है, वो इस जनरल फैज साहब के हवाले से जो मैसेजेस परवेज इलाही साहब ने दिए और इमरान खान साहब दोनों एक आमने सामने आ जाते हैं। जनरल फैज जो है, जो एक प्रॉक्सी वार हमें नजर आती है इदारे के अंदर चली, तो वो लाइन की एक तरफ खड़े थे, बाजवा साहब लाइन की एक तरफ खड़े थे। तो परवेज इलाही साहब जो हैं आपको नजर आएगा बाजवा साहब को सपोर्ट करें, जबकि इमरान खान साहब की दूसरी लाइन है। तो वहां तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बिल्कुल आमने सामने वो कह रहे हैं, और इसमें विन विन सिचुएशन ढूंढ रहे हैं इस वक्त परवेज इलाही साहब। मुझे नहीं लग रहा कि उनको ये विन विन सिचुएशन इस वक्त मिल सकेगी। लेकिन एहसन साहब, आप क्या समझ रहे हैं, जब भी कोई इस तरह का बड़ा सियासी मार्का होता है, हम देखते हैं कि ऑडियो लीक सामने आना शुरू हो जाती हैं। कुछ रोज कबल खातून अव्वल की ऑडियो लीक सामने आई, कुछ एक दो रोज से हम देख रहे हैं इमरान खान की कुछ ऐसी ऑडियो लीक सामने आई हैं जो मीडिया पर नहीं चलवा सकते। उस हवाले से भी पार्टी की जानिब से तरदीद तस्दीक नहीं की जा रही। इमरान खान के लिए कितना डैमेजिंग हो सकता है ये? देखिए खान साहब के बारे में मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि उनके जो मानने वाले हैं, अगर आप उन्हें कुछ भी दिखा दें, कुछ भी कह दें, तो वो मानने को तैयार नहीं होंगे जी। मुझे लेकिन यही ऑडियो लीक्स अगर मौजूदा गवर्नमेंट में से किसी की आती हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, वो जो है ना सर पे आसमान उठा लेंगे। लेकिन जहां तक एक माइंड सेट है PTI का, वो इस तरह के इब्लीस भी उतर आके नीचे उतर आए जमीन पर आके इमरान खान साहब। आपको नहीं लगता कि फिर लोगों के जो जज्बात हैं उनके साथ थोड़ा सा खिला जाता है जब हम जलसे जुलूस देखते हैं या तकारीर का सिलसिला होता है और पीछे से किसी की आवाज आती है, फैसल जावेद साहब की मजहबी टच दे दिया जाए, फिर रियासत मदीना का जिक्र किया जाता है,
तो पर्सनल मैटर तो है ऑब्वियसली, जो भी लीक्स का मामला है उसके ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि फिर एक दूसरी साइड लेकर लोगों के जज्बात जो हैं वो उभारे जाते हैं, जहाद करने का कहा जाता है? बताने लगा आपको, देखिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी रेटोरिक था, जो बयानिया था इमरान खान साहब की अपनी शख्सियत का करिश्मा, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भुट्टो साहब के बाद मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कल्ट पैदा कर दिया है। वो इमरान खान साहब की बात को अंधाधुंध तकलीद करते हैं। मैंने फिर आपसे कहा कि इब्लीस भी ज़मीन पे उतर आए और इमरान खान साहब से हाथ मिला ले तो वो कहेंगे ये ठीक है, ये फरिश्ता है। इस हालत तक कुछ माइंडसेट है। लेकिन पिछले चंद माह के अंदर जो डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हुई है उसके अंदर एक पॉलिटिकल ग्राफ है आपका, और एक आप पावर के वानों में बैठे। पावर के वानों से तो इमरान खान साहब निकल आए हैं। पॉलिटिकल ग्राफ जो है उसको देखना है, क्योंकि लोग ये क्लेम करते हैं कि अगर अली इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप देखें कि जो पॉलिटिकल आपका जो ग्राफ होता है वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। इस वक्त खान साहब की जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, अभी मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इससे भी ज्यादा आएंगी। कुछ बहुत ही सीवियर किस्म की चीजें आएंगी, उसमें वीडियोस भी आ सकती हैं। तो जब वो आएंगी तो डेफिनेटली मैंने कहा कि एक ऐसा माइंडसेट है। लेकिन जो लोग समझदार लोग हैं वो देख रहे हैं कि ये सब चीजें क्या हैं। अब ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स बेसिकली अब जो अगला इलेक्शन है, जो एक पॉलिटिकल ग्राफ है पीटीआई का या खान साहब का अपना, उसको डैमेज करेंगी। बहुत ज्यादा भी ना कर सकी लेकिन होगा डैमेज। दूसरी तरफ आपने बताया, जो आपने खुद बात की, इस वक्त मुल्क में एनर्जी का क्राइसिस है। इस गवर्नमेंट के पास एक ही सूरत हाल बची है, वो ये है कि आप महंगाई को नीचे लेके आए, आप ये एनर्जी क्राइसिस को खत्म करें, क्योंकि लोगों की एस्पिरेशन जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आपको लगता है जो पंजाब असेंबली में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, क्राइसिस मुल्क के कम हो सकेंगे? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा एक बार फिर से सियासत की नजर होने जा रहा है। डेफिनेटली इससे पहले भी पंजाब असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ और अब भी हुआ, मैं नहीं समझता। पाकिस्तान के अंदर बड़ी स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान की लीडरशिप आज भी मुझे ये लग रहा है कि ग्रेजुअली चीजें ठीक आ रही हैं। लॉन्ग मार्च के साथ हुआ ये था कि मैं आज अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो क्राइसिस है, मैं इसमें इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा मेन इसको जिम्मेदार इसलिए ठहराता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप ओवरऑल क्राइसिस देखें, एनर्जी क्राइसिस देख रहे हैं, आपको कर्जों का बोझ है, बुनियादी तौर पर ये कर्जे हैं। 2022 के अंदर इमरान खान साहब जब कंटेनर पर चढ़े हुए थे तो ये कह रहे थे कि मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा कर्जा है और 22,000 अरब रुपया कर्जा है, तो आप मुझे लाएं तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। लोग इन्हें ले आए, ये आगे, और आप ये देखते हैं कि इन्होंने, और फिर जो 22,000 कर्जा था वो इसकी तफसीलात वो इस तरह बताते थे कि जनाब 10,000 कर्जा जो है 70 सालों का है और उसके बाद जो है 12,000 जो कर्जा ये उनका है। लेकिन आप ये देखें कि 3.5 साल के अंदर अंदर ये 40,000 अरब से ये 45,000 अरब तक पहुंच गए। यानी पाकिस्तान को हाथ पांव बांध कर आपने इन्होंने IMF के आगे फेंक दिया। इनके आने से पहले भी ये कमिटमेंट करके चले गए कि जनाब ये मैं जो है पेट्रोल की कीमतों को बतदरीज बढ़ाऊंगा, और जब लेकिन हुआ ये कि इस दौरान ये मौजूदा गवर्नमेंट आ गई, जब इन्होंने तो फिर वो ढोल बजाना पड़ गया। बेसिकली वो ब्लेम गेम का सिलसिला, ब्लेम गेम का इन्हें मौका मिल गया और फिर इन्होंने लॉन्ग मार्च की एक ऐसी कहानी शुरू कर दी। लेकिन उस लॉन्ग मार्च के पीछे मैं समझता हूं कि सिर्फ एक इदारे की प्रॉक्सी वार थी जिसे इमरान खान साहब लेके चल रहे थे। उसे क्या निकला उस लॉन्ग मार्च में? असल में हुआ ये कि इस मुल्क में अल्लाह ताला ने बेहतरी की दी। इमरान खान साहब ने अपने पत्ते तो बहुत अच्छे खेले, सारे पत्ते अच्छे खेले, लेकिन एक पत्ता कुदरत खेल गई। वो ये है कि लॉन्ग मार्च, जलसों में तो लोग आप इनके नजर आ रहे थे, लेकिन लॉन्ग मार्च जहां डंडा सोटा और जहाँ पे टीयर गैस बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो मॉब ना इमरान खान साहब निकाल सके। जैसे कि हम आपने यहाँ पे जिक्र किया कि जो लॉन्ग मार्च है उससे खान साहब ने क्या गेन किया, हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुए, साने हैं वजीराबाद भी हुआ, खान साहब पर खुद भी हमला हुआ। अब ये जैसे कि अनवार ने बोला कि अब पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा सियासत की नजर होने जा रहा है एक मरतबा फिर से। खान साहब इसके बाद क्या इवेंचुअली गेन करेंगे, या जब तक इंतखाबात नहीं होते हैं ये सियासत का खेल इसी तरह से जारी रहेगा? देखिए इमरान खान साहब जो है ना, मैं समझता हूँ कि बाजार में तमाशा लगाने वाले वो शख्स, चौक में आपने देखा होगा, हमने बचपन में भी देखा है, कोई चौक में एक बंदा तमाशा लगाता है और वो कहता है मैं उड़ने वाला सांप निकालूंगा। अच्छा, वो लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं, रात तक वो लगा रहता है और फिर ना सांप निकलता है और ना ही मजमा कम होता है। तो ये एक सिचुएशन उनके अंदर है कि उन्होंने ये मजमा लगवाया और वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ रहती है जिसमें मीडिया में इन रहे, लोगों के ज़हनों में इन रहे, वो अपने पैंतरे बदलते रहते हैं। अच्छा, लेकिन इसका नुकसान ओवरऑल हमारे मुल्क को हो रहा है। एक तरफ आप कहते हैं जी मुल्क में अमन नहीं है, मुल्क में क्राइसिस, तो क्राइसिस भी आप खुद पैदा कर रहे हैं। एक तरफ आप कर्जों से मुल्क को फंसाया हुआ है, दूसरा आप क्राइसिस पॉलिटिकल आप स्टेबिलिटी आने नहीं दे रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं आई एम होपफुल कि ये जो क्राइसिस है आपका, ये जो पंजाब का क्राइसिस है, बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा। ये जब ओवर होगा तो आपकी इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पोजीशन बनी हुई है, उस वक्त हम अमेरिका भी खिलाफ था, हमारे यूरोप भी खिलाफ जा चुका था। खान साहब की जो पॉलिसी उन्होंने चली उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान से अब तन्हाई का शिकार होते चले जा रहे थे। इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट ने, आप ये देखें कि जब आपके यहाँ पर जो क्राइसिस पैदा हुआ, जो सैलाब आया सारा, तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी हुकूमतें थी उन्होंने कहा जी हम आते हैं, हम आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके सैलाब की सूरत हाल से निकाल। तो आपकी वो जो
तन्हाई की सूरत हाल थी वो कम हुई है। इस वक्त मैं अगर पाकिस्तान की अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें तो तमाम ममालिक, मैं इसे कामयाब इसलिए समझता हूँ कि इस वक्त बैक वक्त चाइना और रूस को भी आपने एंगेज किया हुआ है और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका को भी एंगेज किया हुआ है। तो दोनों को, जो कि खुद एक दूसरे के मुखालिफ है, पाकिस्तान ने बड़े टेक्निकली और बड़े अच्छे तरीके से एंगेज कर लिया। लेकिन ऐसे सब जब इमरान खान ये कहते हैं कि इंतखाबात हों और दोबारा से वो वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आप क्या समझते हैं PTI के पास, उनकी टीम के पास क्या ऐसी प्लानिंग है मईशत को लेकर जो वो दोबारा ये चाहते हैं इक़्तिदार में आए? पिछले 4 सालों में वो मुआशी प्लान नहीं दे सके, मुल्क को सही समत में नहीं डाल सके, जो अब वो कर लेंगे? देखिए, आप उनकी सारे, मैं उनके जो वादे हैं उनको तो दोबारा चला जाता हूँ। करोड़ों नौकरियां थी, लाखों घर थे, फिर अमेरिकन की आपने, फिर जब वो सारा कुछ खत्म हो गया, आप कुछ नहीं दे सके, मुल्क कर्जों के नीचे चला गया। मैंने कहा पाकिस्तान की हिस्ट्री का 86% कर्जा सिर्फ 3 सालों में ले लिया गया। और ये क्लेम ये कर रहे थे मैंने ये कर्जा उतारना है, लेकिन 22,000 अरब में से अगर आपने 25,000 अरब और ले लिया तो इसको तो खत्म हो जाना चाहिए ना। ये तो नहीं कि डबल हो गया। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो कर्जा आपने लिया वो गया कहाँ पे? वो भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उस तरह से तो काम लगा नहीं हुआ। पाकिस्तान में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी, तो फिर वो पैसा कहाँ गया? ये तो सारी चीजें इसको डिग आउट होना चाहिए कि पैसे कहाँ गए। तो इस सूरत हाल में एक तो आपकी इकोनॉमी है, दूसरी जो देखिए PTI का जो ग्राफ है वो उनका क्लेम है, उसमें उन्होंने एक अमेरिकन का एंटी अमेरिका एक नारा लिया, लेकिन उसके अंदर भी पता चलता है कि जो ऑडियो लीक्स इमरान खान साहब की हुई, जिसके अंदर आप तो पता चला कि ये अमेरिका के अंदर कोई पॉलिसी नहीं बल्कि खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में बनी। इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त जो 2 बड़े केसेस हैं, मैं समझता हूँ उन्हें तोशाखाना में इस तरह नहीं करना चाहिए था। इनके ऊपर तो 2 बड़े अहम केस हैं। एक, पाकिस्तानी रियासत के मफादात हैं, और आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के अमेरिकन की एक पॉलिसी बनाई, और आपके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो सारी ऑडियो आ चुकी, पता चल गया कि वो किसने बनाई। तो आपने एक अपनी एक छोटी सी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए या माइलेज के लिए आपने पाकिस्तानी रियासत के जो मफादात थे उस पर कंप्रोमाइज किया और उसके एंटी चले। मैं समझता हूँ कि अगर ये केस जो है ये ट्रिजन का केस है, ये अगर आगे चलता है, और मुझे पॉलिटिकल गवर्नमेंट इनके अंदर इतनी विल नहीं है, अगर ये चलता है तो ये ज्यादा खौफनाक केस है। दूसरा बड़ा केस आपके खान साहब के पास आता है फॉरेन फंडिंग केस। वो देखिए, इसमें 2 पोर्शन है, जिसमें एक पोर्शन आया कि एक पैसा बाहर से आया करोड़ों पे, और खान साहब ने अपने लोगों को खुद उसमें 8 साल उसको छुपाते रहे जी, ठीक है, खुद छुपा के रखा। फिर जब वो सामने आ गया तो इसका एक पोर्शन ये है कि ये पैसा आया। अच्छा, पहले तो मैं जब देखता हूँ सारा इलीगल है, लेकिन खान साहब की थोड़ी देर के लिए बात मान भी लें कि चलो जी वो मैंने अपने हॉस्पिटल के लिए किया, तो फिर हॉस्पिटल में लगना चाहिए था। दुनिया में ये एक बहुत बड़ा क्राइम है कि हॉस्पिटल और मरीजों का जो पैसा वो कहीं और लगाया जाए। अच्छा, वो पैसा सीधा इनकी पॉकेट में चला गया, आगे उसकी डिटेल अभी तक नहीं उसको डिग आउट हुई, वो पैसा गया कहाँ, क्योंकि हर जगह का ऑडिट होता है। तो मैं समझता हूँ ये 2 बड़े केसेस खान साहब के पास वैसे ही खड़े हैं। इनके जो रिजल्ट आएंगे खान साहब के अंदर इसके क्रिमिनल केसेस हैं, इसके अंदर इनकी अरेस्ट भी हो सकती है। तो अभी तो वो चीजें चल रही। खान साहब को एक तो ये खौफ है कि इसलिए वो मोटिवेट करना चाहते हैं सारी चीजों को अपने लोगों को कि एक तो उनकी गिरफ्तारी ना, चीजें, बहुत सारे मामला चूंकि ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अब खुलना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, अब हम एक मतलब फिर से जरा वो मुस्लिम लीग काफ की जरा सियासत का जिक्र करते हैं। मरकज़े निगाह है, 10 सीटें भी उनके पास है, और तमाम दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनकी भी नजरें अब कि क्या परवेज इलाही करते हैं, मुस्लिम लीग काफ की जो सियासत है वो क्या किस तरह की होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंस इस वक्त हासिल है मुस्लिम लीग काफ को। देखिए, परवेज इलाही साहब इस वक्त विकेट के दोनों जानिब खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने एंगेज किया हुआ है PDM को, ठीक, ये बिहाइंड द सीन जो सारा वहां पे चल रहा है, और दूसरी तरफ वो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त टेबल टॉक कर रहे हैं सीटों के ऊपर, सही, कि अगर वो असेंबली तोड़ते हैं तो उन्हें नेशनल असेंबली में कितनी सीटें मिलती हैं, प्रोविंशियल असेंबली में कितनी सीटें मिलती हैं, क्योंकि उनको साफ नजर आ रहा है कि अगर ये असेंबली टूट जाती है तो फिर काफ लीग का कोई फ्यूचर नहीं है। अब ये 10 से अगली दफा तो शायद वो भी ना मिले, तो वजीर आला बनना तो बड़ी दूर की बात है, असेंबली में रहना ही एक सर्वाइवल बहुत है जी। तो उनको ये नजर आ रहा है कि एक ही सूरत में मिल सकती है कि उन जगहों पर अगर इमरान खान साहब के साथ उनकी कोई डील हो जाती है तो उन जगहों पर PTI अपना कैंडिडेट ना खड़ा करे ताकि वो आसानी से कुछ सीटें ले सकें। अच्छा, ये अभी उनकी चल रही, तो दूसरी तरफ PDM के साथ भी वो खेल रहे हैं, ठीक है। फजलुर रहमान साहब का बयान आपके सामने है, उन्होंने कहा जी इसका फैसला PDM करेगी कि उनके साथ चलना है या नहीं चलना। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि PDM जो परवेज इलाही साहब को अब ऑन करने जिस तरह से परवेज इलाही ने पहले किया था, PDM दोबारा ट्रस्ट करेगी? नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, ये मुमकिनात का खेल होता है सियासत, क्योंकि उन्होंने भी जो अपने टारगेट अचीव करने हैं थोड़ी देर के लिए अगर कबूल कर लिया जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं होता। लेकिन हाल ये है कि इस वक्त PDM की जो हमारी इतलात है वो परवेज इलाही साहब के ऊपर तो नो कर चुके। बहुत शुक्रिया अहसन ज़िया साहब, अब आपने टाइम निकाला प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए, और जो पूरी एक मुल्की सियासी सूरत हाल है, खासकर जो पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर अपने एनालिसिस शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सियासत के बाद खेल के मैदान का रुख करेंगे और पाकिस्तान की जो कल में अनवार जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। और अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जिसकी हालत पर अब समझ में नहीं आ रहा है कि अनवार परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीजंस हैं। और जो हेड कोच की स्टेटमेंट सामने आई, कैप्टन की भी जो स्टेटमेंट उन्होंने शिकस्त को तस्लीम किया 3-0 पर उन्होंने कहा कि मुझे दुख है और दिल चाह रहा है कि किसी कोने में जाकर रहूं। मजीद क्या कह रहे हैं उनकी स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इसी पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तारीखी सीरीज थी और तारीखी शिकस्त का भी सामना करना पड़ा, बड़ी ही बुरी तरीके से वाइट वॉश हुए। देखिए, हारना जीतना तो लगा रहता है मैच, किसी मैच में भी। जी। लेकिन हमने देखना है अपने स्ट्रैटेजी को। हमारे अगर आप इस सीरीज की बात कर लें, आपने पहले टेस्ट मैच के अंदर 4 न्यूकमर्स आप लेके आए, डेब्यूटेंट्स। हाउ कैन यू डू दैट कि जब आपको इन्होंने वाइट वॉश T20 में पहले कर दिया था जी, वो एक वैसे हाई के ऊपर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ऊपर इधर पड़े हुए थे। आपने टेस्ट मैच में 4 डेब्यूटेंट्स डाल दिए, आपकी टीम कॉम्बिनेशन कोई नहीं बनती है 4 नए लड़के डाल के, एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू विन? नो यू डोंट। एक दूसरा ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल कैप्टन, मैंने हमेशा मेंटेन किया है, ये हमारा बाबर आजम इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, बिल्कुल, बट ही इज नॉट अ गुड कैप्टन एट ऑल। आपने उस लड़के को रखना है जो कि आपका एक सर्विसमैन भी हो और साथ साथ ही अंडरस्टैंड्स द स्ट्रैटेजी ऑफ द गेम मिनट टू मिनट। स्ट्रैटेजी मिनट टू मिनट चेंज होती है। आप एक जनरल स्ट्रैटेजी लेके जाते हो, अभी देखो सकलैन कह रहे हैं कि सीरियसली, तो क्या आप नॉन सीरियस थे पहले? हम व्हाई सीरियसली? वी शुड हैव बीन सीरियस मच बिफोर। सो क्वेश्चन हियर अराइजेस कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आपकी स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप कैप्टेंसी पर अगर बात करें, सॉरी नबिया, तो आप क्या समझते हैं तीनों फॉर्मेट के लिए सूटेबल नहीं है बाबर आजम? देखो, आप हर फॉर्मेट के लिए एक डिफरेंट कैप्टन सॉर्ट करो। क्यों? क्योंकि आपकी जो कैप्टनसी होती है T10, T20, वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं जी, क्योंकि आपका मोड डिफरेंट हो जाता है। 10 में बहुत तेज खेलते हो, 20 में उससे थोड़ा सा आप कम हो जाते हो, वनडे के अंदर यू कैन रिलैक्स। हमें तो T20 में भी कोई आउटक्लास कैप्टनसी की या डिसीजन दूसरा से हमें दिखाई नहीं दी है इस बार भी, अनफॉर्चुनेटली। देखें, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं समथिंग टू डू बेटर जी। हमेशा बेहतर करो। बड़ा अच्छा लगता है आज के कोई एक्सक्यूज नहीं, कैप्टन ने भी एक्सेप्ट किया, कोच ने भी एक्सेप्ट किया, ये वही कोच है जो इंग्लैंड को भी कोच करता रहा, सकलैन जी, उनको भी दिखाया है। हाँ, तो इंग्लैंड भी हारती है, जीती है, तो ये नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल ऊपर पड़ जाओ, लेकिन हमें सोचना है। बिल्कुल आपने करेक्ट कहा। और अनवार, आई थिंक हमें ये बात माननी चाहिए और कहनी भी चाहिए, जहां पर पाकिस्तानी टीम बहुत सारे सर मसाइल का शिकार है, बाबर आजम इज आई थिंक तो स्टार है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, इज अ ग्रेट बैट्समैन। दुनिया इस बात की तारीफ करे, लेकिन जहां पर कैप्टनसी की बात आती है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी और आई एम श्योर बाकी लोग भी, बहुत गूंज हमें सुनाई दे रही है बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। आपको लगता है कि कोई अहम फैसला अब होना चाहिए? और अगर बाबर आजम नहीं तो फिर कौन सी ऑप्शंस आपको दिखाई देती हैं? चाहिए कि तो बात ही नहीं, होगा बिकॉज अगर तुमने आगे जाना है, वी हैव टू बी पॉजिटिव। वो एक कहावत है ना, यू हैव टू बी क्रूल टू बी काइंड, बट नॉट कि आप अगले को बिल्कुल नीचे गिरा दो। अब आपने किसी प्लेयर को कुछ नहीं करना, आपने खुद देखना है। देखो, अगर आपके हाथ में गाड़ी है, ड्राइवर आप हो, कोई और ड्राइवर नहीं है, जो कोच है वो आपको इतना ही बता सकता है, जो आपके जो एक तो कोच, इतने ये फ्लाइंग कोचेस इन्होंने रखी हुई हैं। देखें, आपको मोटिवेटर चाहिए। हमारे कई लड़कों को आप देख लो, अंग्रेजी इनको नहीं आती है, हमारी जबान नहीं है, बिल्कुल। तो अगर आपको नहीं आती है, आप हमेशा एक ऐसा बंदा रखो जो कि बीच में कोऑर्डिनेट करे। ये कोऑर्डिनेट नहीं होता। जो कई प्लेयर्स है, ऑस्ट्रेलियंस आते हैं भाई, कई आते हैं, बड़ी अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग, लेकिन आपके अपने भी तो लोग हैं ना, आपके अपने भी लोग हैं। अगर बैट्समैन फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैटिंग कोच चाहिए, मेरी नजर में जावेद मियांदाद से बेहतर है कोई नहीं, आप उसको रखो। सर, इस करंट टीम में आप किसको बेहतरीन कप्तान देख सकते हैं? शान मसूद मेरी नजर में, ये लड़का क्रिकेट समझता है, ये क्रिकेट बोलता है, और ठीक है, आउट होना, शादाब नहीं, आई वुड हैव शान के साथ भी क्या हुआ ना, इतने तवील अरसे तक हमने वो भी देखा कि नहीं उस तरह से खिलाया गया। देखो, यही तो वजह है पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट वेस्ट हो जाता है। हम टेम्परामेंटल हैं क्योंकि हम ढूंढते हैं विक्ट्री,
हम ये नहीं देखते कि प्लेयर को ढूंढो, ready हों। कि प्ले को देखो और क्रिकेट को देखो। हम कहते हैं भाई हमारे पास फ्रेंचाइज है क्रिकेट की, हमने जीतना है, और भाई दूसरे भी तो हैं जी। हमें ये इस तरह क्रिकेट खेलनी है। मीर साहब, इंग्लैंड क्या- में आप कोई भी क्रिकेट खेल लो, सब खेलते हैं क्रिकेट जीतने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। हमारा यहाँ नहीं है। ठीक है, और जो कप्तानी का प्रेशर अगर देखें बाबर पर, तो क्या आपको लग रहा है उसी वजह से उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी है, जिस तरह से नंबर 1 बैटिंग में वो रहे हैं, तो वो भी असरअंदाज हो गया है इस वजह से? ये हो जाता है, ये हमेशा हो जाता है। कोहली को नहीं देखा जी। कोहली कहां से कहां चला गया, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, वो किधर से कैप्टनसी से हटा है एंड ही स्टार्टेड टू रीगेन हिज कॉन्फिडेंस। इसका भी यही होना है, इसको बिठाओ, इसको क्रिकेट खिलाओ, इसको आप प्रेशर में मत डालो। क्योंकि एक मैं आपको बताता हूँ अभी कि हमारी प्रॉब्लम ये है, इन्होंने 100 कर दिया, 200 फिर कर दिया, इनको कप्तान बना दो। दैट इज नॉट द क्राइटेरियन। क्राइटेरियन इज समबडी हु अंडरस्टैंड्स द गेम, ठीक है, जो कि जानता है, निटी ग्रिटी को जानता है, और उसको आप कप्तान बनाते हो और उसको ग्रूम भी करते हो आप। अच्छा, हम पुराने प्लेयर्स जो हैं उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, पुराने टेस्ट क्रिकेटर्स, उनको पूछते ही नहीं है। बल्कि इतना भी मैं कहूंगा, ये पीसीबी, मुझे इनको शर्म आनी चाहिए। ओए, जब टेस्ट मैचेस होते हैं, वनडे होते हैं, पुराने क्रिकेटर्स को इनवाइट करो, जो कि पुराने बोर्ड्स करते थे। और फिर क्या होता था, लड़कों का इंटरेक्शन होता था, लोग आते थे, इनसे भी मिलते थे, प्लेयर से भी मिलते थे, और एक हम भी बताते थे हमारे पास ये जी पुराने स्टार्स हैं। आप तो भूल ही जाते हो सबको। आप बाहर जाके देखो, लॉर्ड्स के ऊपर खुदा की कसम पुराने प्लेयर्स होते हैं। मैं आई एम अ मेंबर है, मैं जाके मिलता हूँ लोगों को, यू नो, पता लगता है कि पुरानी बातें, नई बातें, नई स्ट्रैटेजीज, यू डिस्कस ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये हमारे में नहीं है यहाँ। और बिल्कुल जैसे हम हमारा बल्लेबाजी देखते हैं, हमारी जो बैटिंग है वो वैसे भी हम देखते हैं कि वो मुश्किलात का शिकार है, और ऐसे में बाबर की भी अगर बैटिंग मुतासिर होती है, चूंकि कप्तानी का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, ऑब्वियसली सारे डिसीजंस और सारी टीम को लेकर चलना। हमने इंडिया में देखा, विराट, जिस तरह से अभी आपने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि उन्होंने कप्तानी छोड़ी, फिर इन पास तेंदुलकर ने भी इस तरह से किया। तो आपको लगता है कि बाबर को खुद अब अपना ये इंडिविजुअल डिसीजन भी लेना चाहिए कि अगर वो बिल्कुल फोकस अपनी बल्लेबाजी पर रखें और कप्तानी छोड़ दें? बदकिस्मती पाकिस्तान में जिसको कुर्सी पे बैठाओ ना जी, वो हटता नहीं, छोड़ता नहीं है। छोड़ता नहीं है। हम यहाँ से उठने को तैयार नहीं। तो ये देखो, तो फिर पाकिस्तानी ये कलमिया है। लेकिन आई थिंक ये जो आपके कोचेस होते हैं, या आपके जो लोग क्रिकेट माइंडेड होते हैं, इनको चाहिए इनसे बात करें। जी, देखिए, यहाँ बदकिस्मती से अगेन वो लोग नहीं हैं कि जो टेस्ट मैच हो रहा है या फर्स्ट क्लास हो रही है, क्लब क्रिकेट हो रही है, लोग आते थे, आपको बताते थे ये करो, वो करो, वो करो। मुझे अभी तक याद है, मैं कराची स्टेडियम, मैं हबीब बैंक से खेल रहा था जी, तो आई वॉज ट्राइंग टू बोल वेरी फास्ट ऑन द कराची विकेट। तो अमीर इलाही, ऑल इंडिया टेस्ट क्रिकेटर, राइट आर्म लेग स्पिनर, मुझे बैठा के कहते हैं लंच में, जितना स्लो करोगे फास्ट विकेट पे उतने तुम इफेक्टिव होगे, जितना तेज करोगे तुम्हारी पेस से वो बैट्समैन ले जाएगा। और वही बात होती है। आज आप देखो ना, विव रिचर्ड्स इधर पाकिस्तान में आया था, उसने इमरान को कितना फड़काया था। नजीर जूनियर आता है, वहीं वो आउट हो जाता है। स्लो विकेट पे स्लो करो, तेज विकेट पे तेज करो। ये बेसिक चीजें इनको बताएं, क्यों नहीं बताते? नहीं, ग्रिप का नहीं बताते कि ग्रिप इस तरह करनी है, इस तरह करनी है, क्या करना है। दिस इज व्हाट क्रिकेट इज। तो जब तक ये आपको नहीं बताएंगे क्रिकेट जितनी आपने खेली। सोलो फ्लाइट भी पाकिस्तान हमारी क्रिकेट टीम हुई ना, लड़के जो हैं, फिर तो कहा जाए अगर सोलो फ्लाइट ही कर रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। अगर ऊपर से इस तरह से सपोर्ट नहीं है, उस तरह से जो अपने छोटे छोटे मसाइल जिनका आपने तस्करा किया, अगर उस तरीके से इन पर काम नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा, सिखाया नहीं जा रहा, तो फिर खिलाड़ियों को हम कब तक ब्लेम करेंगे? आपके खिलाड़ी कंफ्यूज है। बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, एक हेड कोच है, एक फ्लाइंग कोच है। आपने सारी ये कोचेस ग्राउंड में रखी हैं। आपके ज्यादा नॉन प्लेयर्स ज्यादा हैं rather than। सर, दौरा न्यूजीलैंड अब सर पर है, क्या आप समझते हैं क्या जो हमने गलतियां, कोताहियां हमने इस सीरीज में की, वो अब आगे नहीं करनी? देखो जी, जिस तरह सकलैन कह रहा था, वो बड़ी अच्छी टीम है, नेटेड टीम है। आपने उसको देख लिया जी, वो टीम है। न्यूजीलैंड की अपनी टीम है जी, इसकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी। यू कांट कंपेयर न्यूजीलैंड विद इंग्लैंड। ये आपने इसको एज ए न्यूजीलैंड खेलना, वो नहीं खेलना। तो अगर यहाँ जब आपने देखना है कि आपका टीम कॉम्बिनेशन क्या है। हमारे पास वो लड़का बड़ा जबरदस्त आ गया, अबरार। हाँ जी, फाइन ऑफ द डेकोड। तो अब क्या करेंगे हम? क्या विकेट उसके लिए बनाएंगे
या हम विकेट तेज बॉलर्स के लिए बनाएंगे। ठीक है। हम वैसे एक हमारी एक अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन है, वो नहीं खेल रहा, अफरीदी इंजर्ड है, नसीम भी इंजर्ड है, हारिस भी है। अब ये जो लोग हैं हम इन पर डिपेंड नहीं करेंगे, हालांकि दे आर पार्ट ऑफ अ टीम, बट टीम इज नॉट अ वन मैन टीम, इट इज एन 11 मैन टीम। बिल्कुल। एक स्ट्रैटेजी अगर कोई देख रहा है कि ये जो 9-10 जैक्स है हमारे, ये जो बैट्समैन आते हैं 8वें 9वें 10वें पे 11वें पे, इनको वही बैटिंग प्रैक्टिस कराओ जो तुम टॉप बैट्समैन को कराते हो। क्यों? क्योंकि कहीं मैच फंसता है तो फिर इन्होंने आकर करना है इन्होंने। लेकिन मीर साहब, आप स्ट्रेटजी किस तरह से देख रहे हैं? जो टॉप बैट्समैन है वही इतना डिफेंसिव खेलते हैं, T20 में जब वो खेल रहे होते हैं ऐसा लगता है वो वनडे खेल रहे हैं, जब वो टेस्ट खेल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कोई 10 दिन का मैच खेल रहे हैं। बैटिंग जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बॉलर्स को उस तरह की प्रैक्टिस कराएं, तो जो ओपनिंग बैट्समैन है, मिडल ऑर्डर है, वही नहीं ठीक परफॉर्म कर पा रहा। ये आपने वो क्वेश्चन किया है जो कि हर क्रिकेटर को चुभेगा। अप्रोच का फर्क ऐसा लग रहा है कि गलत दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये अनसर्टन होते हैं अपनी टीम के। वो उस्मान कादिर एक दिन मुझे टीवी पे बल्कि उसने कहा कि मुझे तो पता नहीं थी जी मैं कल खेल रहा हूँ। देखो, आपने लड़कों को, क्योंकि लड़के जो खेलते हैं ना डिफेंसिव, अपनी जगह बनाने के लिए, इन्होंने खेलना है पाकिस्तान के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए नहीं खेलना जी। लेकिन ये खुद क्या करें, ये अगर कुछ करेंगे नहीं, इनको टीम से बाहर निकाल देंगे। मैं कैप्टन हूं, मैं कहूंगा भाई आपने 3 टेस्ट मैच खेलने, तुम 0-0-0 करो, लेकिन तुमने खेलने 3। उस लड़के का एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको पता है कि उसने 3 मैचेस खेलने और वो खेलेगा। अगर एक लड़का उसको पता ही नहीं है कि नहीं खेलना, तो ये फिर मिसबाह उल हक वाली अप्रोच है, सॉरी टू से, कि वो भी इसी तरह से अपने 40-50 रन स्कोर करें, टीम में अपनी जगह बनाई रखें, टीम को उसका कोई फायदा ना हो। रिजवान पावर पर भी यही इल्जाम बहुत देर तक हम सुनते रहे कि अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए नहीं खेल रहे। क्योंकि अगर वर्ल्ड कप की भी बात करें, जिस तरह से आपने भी हमसे डिस्कस किया था कि वर्ल्ड कप में हमें टीम को बैक करना है, लेकिन फाइनल में भी हमारी टीम अपनी परफॉर्मेंस पर नहीं पहुंची, मौजों की वजह से पहुंची। बैटिंग मुतासिर, आई थिंक बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी। देखिए, हमारे पास दोनों चीजें अच्छी हैं, सिर्फ आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपके पास गाड़ी बहुत अच्छी है, इसको सिर्फ चलाना सीखो, सिर्फ इसको उस तरह देखो कि ट्रैफिक लाइट पे किस तरह है, इधर किस तरह है, इधर किस तरह। लड़के बहुत अच्छे हैं हमारे। मीर साहब, एक शॉर्ट कमेंट बस कर दीजिएगा, जो बॉलिंग हमारा मेन पेसर अटैक है वो इस वक्त इंजर्ड है, आपको क्या लगता है? जो हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं या आम लोग भी जो हमसे सवाल करते हैं कि जो हमारे इस तरह के अटैकर्स हैं, पेसर्स हैं, इनको सिर्फ T20 में इस्तेमाल करना चाहिए, टेस्ट के लिए जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स, वो डिफरेंट होने चाहिए? आप आज की बात कर रहे हैं जी, आपने सोचना है अगले साल की जी। ये इनकी एजेस बढ़ रही हैं, इनका बैकअप क्या है? सो टू योर क्वेश्चन, इमीडिएटली डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्टार्ट करो, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, इमीडिएटली करो। बच्चे निकलेंगे, आते जाएंगे, ये हीरो है, कल और हीरो आ जाएंगे। थैंक यू सो मच पीजे मीर साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और प्रोग्राम में इसके साथ ही वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। टिकटॉक सिर्फ 70 रुपए की लोड में आज ही रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगाओ। एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अब कुछ बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला लकी मरवत, मेरान शाह, वाना, टांक, बनू। दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के वाकयात में अनवार खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनू में महकमा इंसदादी दहशतगर्दी CTD के मरकज में कार्रवाई करके कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से कंपाउंड वागुजार करा ली, जहां पर तमाम दहशतगर्द मारे गए, जबकि सिक्योरिटी एहलकार शहीद और मुतादिद के जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आई। वजीर दिफा के मुताबिक बन्नू में उस वक्त 33 दहशतगर्द गिरफ्तार थे। उनमें से एक दहशतगर्द बैतुल खला की तरफ जा रहा था, तो उसने एक एहलकार के सर पर ईंट मारकर उससे असला छीना, जिसके बाद ये तमाम तर वाकया पेश आया और इस अमले को यरगमाल बना लिया था। ख्वाजा आसिफ इस हवाले से क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। पहले टेररिस्ट जितने हैं वो सारे के सारे इस ऑपरेशन में मारे गए और आज 2:30 बजे सारे का सारा कंपाउंड जो है वो CTD का वहाँ पे जो है वो क्लियर कर दिया गया। दहशतगर्दी जो है वो दोबारा जो है सर उठा रही है, खुसूसन हमारे
KP के सूबे में और बलूचिस्तान में। सूबाई जो जिम्मेदारी थी उसमें सूबाई हुकूमत जो है कम्प्लीटली फेल हुई है। पूरी सूबाई हुकूमत जो है वो इमरान खान के पास जो है यरगमाल बनी हुई है। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर अमेरिका की जानिब से भी गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, जबकि जो पाकिस्तानी उलमा कराम हैं और जिरके के अरकान हैं वो भी तालिबान को TTP के खिलाफ कार्रवाई करने और अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए कायल करने के लिए काबुल भी पहुंचे। बिल्कुल, और अहम मुलाकातें भी हुई हैं। ज़रूरत अब फिलहाल इस अमर की है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर मजीद दबाव बढ़ाए ताकि जो अफगान सरजमीन है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, मुस्तकबिल में जिस तरह के वाक़यात हैं उससे गुरेज किया जा सके। और अफगानिस्तान का जो गवर्नमेंट है अनवर, उनका भी अगर क्लियर कट इस पर मौक़िफ़ सामने आ जाए, जो कि आना चाहिए भी, जो खासकर ये जो बनू इंसिडेंट हुआ है, बनू में जो ये वाक़या दहशतगर्दी का सामने आया है, इसके हवाले से मेरे ख्याल से कि यकीन दहानी अफगानिस्तान की जानिब से होनी चाहिए। बॉर्डर पर वाक़यात आए रोज़ पेश आ रहे थे जिसमें सरहद पार से गोलाबारी भी की गई, जिसमें मुतअद्दिद शहरी शहीद भी हुए थे। तो अब शायद जो गवर्नमेंट लेवल पर इस सूरत हाल को डिस्कस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं इनको रोकने में मदद मिल सके और जो अमन है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, वो बहाल हो सके। क्योंकि अमेरिका में भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि हालिया कुछ दिनों में जो की लहर है उसमें काफी इजाफा देखने में आया है। खासकर जो दहशतगर्दी के जितने भी वाकयात हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं वो उसके जद में है, वहाँ पर ही ज़्यादातर वाकयात रिपोर्ट हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की भी अगर यहाँ पर हम कहें कि वो भी हमेशा अपना किरदार, बहुत ही अहम किरदार रहा है उनका इस तरह के जितने भी ऑपरेशन होते हैं, तो ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा। भारत प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर के हवाले से। शहर लाहौर पाकिस्तान में कराची के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है और दुनिया में आबादी के लिहाज से अनवार ये 26वां शहर रैंक किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर फिजाई आलूदगी की या पोल्यूशन की बात की जाए तो ये कहना वेरी शॉकिंग कि लाहौर सरे फहरिस्त है। जिसको बागों का शहर कहा जाता है, बागों का शहर कहा जाता है। इतनी सारी ग्रीनरी भी है यहाँ पर मौजूद, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये जो स्मोक का एक सीजन या बहुत सारी जो वजूहात बताई जाती हैं ये अपने पीक पर हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए बड़ी ख़तरनाक है ये वाला वक्त जिनको सांस की बीमारियां हैं या फेफड़ों के मसाइल हैं, बच्चे खासकर वो लोग जिनको एस्थमा है, उन तमाम लोगों के लिए जो ये सीज़न है वो बहुत ही ख़तरनाक और तकलीफदेह साबित हो सकता है। लेकिन लाहौर के हवाले से ये फैक्ट सामने आना बहुत शॉकिंग है और तकलीफदेह भी है। भैया सिर्फ लाहौर ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बारिशें नहीं हो रही, ये भी वजूहात शामिल हैं। स्मोक के मसाइल का सामना है, स्मोक की वजह से जिस तरह से आप कह रही हैं इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। इसलिए बच्चों के हवाले से जो ऑर्डर्स भी जारी किए गए थे कि उनको जुम्मे को, हफ्ते को, इतवार को उनको स्कूल से ऑफ दिया जाए। माहिरीन भी इस हवाले से ये कह रहे हैं कि स्मोक की जो वजह है वो मेट्रोलॉजिकल और एंथ्रोपोजेनिक अवामिल का मिलना है और साथ ही साथ जो दर्जा हरारत की तब्दीली है उससे भी फ़िज़ा में आलूदगी थम जाती है। सबसे ज्यादा जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि कोविड पूरी दुनिया पर हमने तमाम लोगों ने विटनेस क्या किया सबके साथ, और आई गेस कि हम बहुत ही दलेर कौम है या तो हम बहुत ब्रेव हैं, हमने तब भी मास्क नहीं पहना और इस स्मोक को तो कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। कोविड आई गेस वो वाहिद एक ऐसा दुनिया पे एक वायरस जिसने हमला किया जिसके बारे में हर शख्स को पता था कि ये कोई वायरस है और ये जानलेवा हो सकता है और हम तब भी नहीं डरे। तो ये स्मोक किस तरह से ग्रेजुअली हमारी सेहत पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है, लोग उस तरह से बात ही नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से सोच ही नहीं रहे हैं, उस तरीके से एहतियात ही नहीं कर रहे हैं। घरों के दरवाजे खुले हुए हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जो बाइकर्स हैं बारहा उन्हें कहा जाता है कि वो ग्लासेस लगाएं या हेलमेट यूज करें, लेकिन जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उस पर हम खुद ही अमल नहीं कर रहे। हमने अपने शोज में भी काफी लोगों को बुलाया, एक्सपर्ट्स को बुलाया, लोगों को हमने बताया कि क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो स्मोक का कोई हल किसी के पास नहीं है। अगर गवर्नमेंट लेवल पर भी देखें तो वो तमाम अवामिल, वो तमाम अनासिर वो नहीं रोके जा रहे। अगर हम बुनियादी चीजें देख लें जो कि गाड़ियां जिसमें शामिल हैं, प्री प्लानिंग नहीं है गवर्नमेंट की और तरजीहात में भी मैं कहूंगी कि शायद नहीं है, सिर्फ सियासत ही है। बहरहाल एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। बारहा इन न्यू पाकिस्तान हमने स्मोक के हवाले से बात करने की कोशिश की है, एक्सपर्ट्स को भी स्टूडियोज में दावत दी है और जितनी अवेयरनेस हो सके हमने न्यू पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक्सपर्ट से बात करेंगे और बारिश कब होगी ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल के बायस माहिरीन सर जोड़ बैठे हैं। वो इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि क्या स्मॉग सिर्फ सांस की बीमारियों में इजाफे का बायस बन रही है या इसके इंसानी जिस्म पर दीगर असरात भी मुरतब होते हैं। एक नई रिसर्च से जाहिर हुआ है कि आबो हवा की तब्दीलियों के बायस सर दर्द, डिमनेशिया, पट्ठों की मुतादिद बीमारियों और पार्किंसंस जैसे आसाबी अमराज की अलामात बदतर शक्ल इख्तियार कर सकती हैं, जबकि फॉलेज के केसेस में इजाफा हो सकता है। इस तहकीक के लिए मुहक्किकीन ने 1990 से 2022 के दरमियान आबो हवा की तब्दीली, आलूदगी, दर्जा हरारत की शिद्दत और आसाबी बीमारी पर शाया होने वाली 364 मुतल्लिका रिसर्चेस के 3 मौज़ूआत पर तहकीक की, जिनमें आलूदगी के असरात, शदीद मौसमी वाक़यात, दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव और न्यूरो इन्फेक्शन की उभरती हुई बीमारियां शामिल थीं। ने आलूदगी के असरात पर 289, शदीद मौसमी वाक़यात और दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव पर 38 और न्यूरो इन्फेक्शन की उभरती हुई बीमारियों पर 37 मुतालियात को अपनी तहकीक में शामिल किया और न्यूरो इन्फेक्शन की उभरती हुई बीमारियों पर 37 मुतालियात को अपनी तहकीक में शामिल किया। वो तमाम जायजे सिर्फ बालिग अफराद पर किए गए थे। मुहक्किकीन को इन मुतालियाती जायजों के तज्जिये से मालूम हुआ कि मौसम के शदीद वाक़यात और दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव का फॉलेज के वाक़यात और इनमें शिद्दत, माइग्रेन, सर दर्द, डिमनेशिया के मरीजों के अस्पताल में दाखिल से ताल्लुक था। फ़ज़ाई आलूदगियों से मुतल्लिक जायज़ों के तज्जिये से खास तौर पर हवा में मौजूद नाइट्रेट और बारीक ज़रात का जायजा भी लिया। फॉलेज के वाक़यात और इसकी शिद्दत, सर दर्द, डिमनेशिया के खतरे और पार्किंसन की बीमारी से ताल्लुक जाहिर हुआ। लाहौर के शहरियों के लिए यह अमर इंतहाई अहम है कि वो स्मोक से बचाव के लिए मास्क तो इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर फॉलेज, सर दर्द और आसाबी बीमारियों का इलाज कैसे करेंगे। बारिशें कब होंगी लाहौर में, पंजाब में मौसम कब बेहतर होगा, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट खालिद मलिक साहब। खालिद साहब, बारिशों के हवाले से, मौसम बेहतर होने के हवाले से तो मैं आपसे गुफ्तगू करूंगी ही, लेकिन सबसे पहले आम आदमी की अवेयरनेस के लिए, जितने लोग आपको न्यू पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, इस वक्त लाहौर में स्मोग है या फिर फॉग है और फ़र्क क्या है, ये वाज़ेह तौर पर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने इनवाइट किया। एक्चुअली इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा फॉग क्या है और स्मोक क्या है। आपके पास जो नॉर्मली क्लाउड मीन पे आ जाते हैं कहते हैं, फिर उसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल जैसे स्मोक बन जाती है, क्योंकि एक बड़ा गुंजान आबादी वाला शहर, इंडस्ट्रीज भी हैं, जिसकी वजह से जो कार्बन है या आपकी आती है वो भी सारी एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और उसके एटमॉस्फेयर पे जाने के साथ, और गो के अब ये सीजन फॉग का चल रहा है, तो फॉग के साथ जब वो कार्बन मिल जाती है तो आपकी वो स्मोक बन जाती है। और ये आप जैसे आपने इंट्रो में कहा काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि जब भी आप सांस लेते हैं तो वो जो स्मोक है, वो जो कार्बन पार्टिकल्स है, वो आपके लंग्स में चले जाते हैं। जब वो लंग्स में जाते हैं तो उससे आपके जो सारा सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, और उसमें आपकी जो बीमारियां हैं उनकी शरह बढ़ जाती है। जी, हम आते हैं कि होने के क्या चांसेस हैं। अभी फिलहाल जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है उसको देखते हुए हमें ये लग रहा है, और ये हमारी प्रेडिक्शन है, कि दिसंबर में हमें कोई अच्छी रेन नजर नहीं आ रही, ना कि पूरे पाकिस्तान में, हमारे पंजाब में, और इसी तरह जनवरी के भी मिड कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। ठीक है। फॉग पोजीशन चल रही है, इसका स्पेल लॉन्ग भी करेगा और फॉग थिक भी होगी, सिर्फ ना के लाहौर में बल्कि उसके पंजाब में। अभी फिलहाल ये पोठवार साइड पे नहीं है, लेकिन आने वाले 2-4 दिनों तक ये उस साइड पे मूव करेगी। ठीक है। खालिद साहब, ये बताइएगा, स्मोक के बादल हम देख रहे हैं कि 10 साल पहले से ज्यादा जाहिर होना शुरू हैं। फसलों की बाकियात की बात की जाए तो वो तो पहले भी जलाई जाती थी, भट्टे पहले भी मौजूद थे, गाड़ियां पहले भी वो मौजूद थी जो कि धुआं छोड़ती थी। दुनिया में गंदी और फजाई आलूदगी वाले शहरों की कमी नहीं है। लाहौर कैसे आलूदा तरीन शहर बना? हालांकि लाहौर में अगर हम बात करें तो सब्जा भी कम नहीं है, बागों का शहर कहा जाता है इसे। नहीं, लेकिन ये आप ये देखें ना कि आप 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं, उस टाइम भी आपके पास फोग थी लेकिन स्मोक इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब आपके पास इंडस्ट्री बढ़ने की वजह से और ट्रांसपोर्ट जो है, आपकी गाड़ियां बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से जितनी कार्बन रिलीज कर रही हैं वो सारा एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो इस वजह से सिर्फ एक लाहौर की पोजीशन नहीं है, आप वर्ल्ड के तमाम सिटीज़ को देखें, वहाँ पे जो पोल्यूशन शरह पहले थी उससे डे बाई डे ग्रेजुअली वो इंक्रीज होती जा रही है।
और फिर उसके लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर होते हैं वो मेरा ख्याल है हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो इतना ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। जैसे अगर आप यूरोप की या अमेरिका यूएस की बात करते हैं तो वहाँ पे आप ऐसी गाड़ी रोड पे नहीं लेके जा सकते जो कि आपका जो कार्बन है वो रिलीज कर रही है। वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, यहाँ पे ऐसा है नहीं, जो भी चीज आप चलाते हैं आपका लॉस होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, मैं बारिशों के हवाले से आपसे जानना चाहूंगी, बारिशें कब तक एक्सपेक्टेड हैं? पंजाब के साथ साथ पूरे मुल्क में जो बारिशों की सूरत हाल है और कब से इसका सिलसिला स्टार्ट होगा, कब तक होगा, जरा कुछ बताइएगा। नॉर्मली जो भी विंटर में रेन्स होती हैं वो हमारे वेस्ट से आती हैं और उस वेस्ट में जो अटलांटिक के सी सरफेस टेम्परेचर हैं वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। अभी इस टाइम जो सी सरफेस टेम्परेचर्स अटलांटिक के हैं वो फेवरेबल नहीं है हमारी कंट्री के जो वेदर के ट्रैक हैं उसके लिए। वेदर सिस्टम बन रहा है लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्थ साइड पे निकल रहे हैं, तो अभी फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि विद इन दिसंबर या विद इन जनवरी के फर्स्ट 2 वीक्स तक कोई ऐसी रेन हमें नजर आए, लेकिन मे इसके बाद हो सकता है कि कुछ सिस्टम चेंज हो उसमें रेन आ जाए, लेकिन फिलहाल ड्राई सीजन चलेगा। ठीक है खालिद साहब, अभी आपकी जानिब से हुकूमत को क्या रेकमेंड किया गया है? अगर स्पेसिफिकली हम लाहौर की बात करें तो लाहौर के गिरदरवा में जो ज़रई ज़मीनों पर सोसाइटीज़ बना दी गई हैं, क्या लाहौर के अतराफ में मज़ीद जंगलात उगाने चाहिए? 10 साल पहले ही अगर प्लानिंग शुरू कर दी जाती तो शायद आज हालात बेहतर होते। देखिए, वेदर में जो आपके ग्रीन एरिया है जिसे फॉरेस्ट है या प्लांट्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली आपके वेदर सिस्टम में जो लोकली वेदर है वो उसी से कंट्रोल होते हैं। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी उतनी ज़्यादा वेदर इम्पैक्ट करेगा आपके उस रीजन पे। जितनी आपकी कॉलोनीज बढ़ रही हैं, आप उस एरियाज को वहाँ पे मेटल रोड बना रहे हैं, आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा जो आपके वेदर सिस्टम का एक सिस्टम उस एरिया का है वो सारा चेंज हो जाता है। अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे तो ये जो अभी वर्स्ट पोजीशन है इससे भी और वर्स्ट होती जाएगी। तो प्लानिंग इस चीज की जरूरत है कि अगर आप सपोज कुछ ऐसा सिस्टम करते हैं तो जो आपकी ग्रीनरी है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। गो के पॉपुलेशन तो डे बाई डे बढ़ रही है, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम प्लानिंग इस तरह कर सकते हैं कि जिसमें आप जो फॉरेस्ट है उसको भी साथ साथ बढ़ाते रहें, तो आपके जो इम्पैक्ट है कॉलोनी बढ़ने से वो जरा कम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया खालिद मलिक साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। जिस यहाँ पर बात का गौर ये है कि जो हुकूमत है क्या उसकी तरजीहात में है, ये जो एक वेदर चैलेंज का हमें सामना करना पड़ा है इसके लिए क्या मौसर इकदामात उठाए जा रहे हैं और क्या वो मौसर इकदामात इनफ होंगे कि हम इसका सामना कर सकें। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अब कुछ बात करेंगे है आपकी हेल्थ के हवाले से, खासकर ये वाला सेगमेंट ख़वातीन के हवाले से डिज़ाइन किया गया है। और ज़िंदगी में एक बड़ा ख़वातीन की ज़िंदगी में एक बड़ा अहम जो मरहला आता है, एक बड़ा अहम मोड़ आता है, वो वक्त होता है जनाब जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है और माँ बनती है। और नो डाउट कि वो उस औरत की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मरहला भी होता है, सबसे खूबसूरत दिन भी होता है। और अगर इसको कहा जाए कि ये मुश्किल तरीन तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, मौत के मुंह से निकलकर किस तरह से औरत एक ज़िंदगी को जन्म देती है। अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तान में कुछ थोड़े से फैक्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान में जो डिलीवरीज, नॉर्मल डिलीवरी और जो सी सेक्शंस होती हैं उनकी परसेंटेज का अगर जिक्र किया जाए तो 50% से ज़ायद जो डिलीवरीज हैं वो ऑपरेशन के साथ हो रही हैं, जबकि अगर हम पूरी दुनिया में ये फैक्ट्स देखें तो 20% जो है वो नॉर्मल तरीके से ही डिलीवरी की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन की ये वहाँ से फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि 20% है बाहर रेशो है सी सेक्शन की, लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि वो 50% से ज्यादा है। और उसकी क्या मतलब वजूहात क्या है? बहुत सारी मल्टीपल रीजंस है। डॉक्टर्स के ऊपर भी अनवार हमने देखा कि बारहा इल्जाम लगाया गया है क्योंकि ये मनी मेकिंग बिजनेस है। शायद अगर हम देखा जाए कि नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो एक खातून को कुछ घंटे नहीं बल्कि हर एक पे इट्स वेरी कि हर खातून, किसी को 24 घंटे रहना पड़ता है, किसी को लेबर पेन
कम वक्त की होती है, किसी को ज़्यादा होती है, मॉनिटरिंग करना, फिर ऑब्वियसली ऑपरेशन के जो चार्जेस हैं वो नॉर्मल डिलीवरी से बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये इल्ज़ाम हमने 12 डॉक्टर्स पर भी देखा है कि इसको बिजनेस बना लिया गया है और ख़वातीन की ज़िंदगी के साथ भी खेला जाता है। जबकि ऑन अदर साइड अगर देखा जाए तो बहुत सारी ख़वातीन ऑन डिमांड भी लेबर पेन से बचने के लिए ऑपरेशन को प्रेफर करती हैं। बहरहाल क्या फ़र्क पड़ता है खातून की हेल्थ पर, उसकी बॉडी पर सी सेक्शन का, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमने जो फैक्ट्स शेयर किए हैं, जो रिपोर्ट शेयर की है कि पाकिस्तान में 50% से ज़ायद ख़वातीन सी सेक्शन को या तो प्रेफर कर रही हैं या हो रहा है, क्या रीजंस हैं? जी, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है बहुत सी ख़वातीन खुद प्रेफर करती हैं कि हमने सिजेरियन सेक्शन कराना है। ये बात एक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो रॉयल कॉलेज जो यूके के फिगर्स हैं उसके अकॉर्डिंग 25 to 30% सिजेरियन सेक्शन रेट है और बाकी 70% नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। जबकि पाकिस्तान में इस वक्त सिजेरियन सेक्शन का जो रेट है वो ऑलमोस्ट 50 बल्कि 50% से ज़्यादा हो गया हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा है कि सब कुछ नॉर्मल गुजरा होता है, 9 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो बिल्कुल ठीक जा रही होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है और ठीक डिलीवरी के पहले डॉक्टर कह देते हैं कि नहीं ये नॉर्मल डिलीवर नहीं और हो ये सकता। ज्यादा प्रैक्टिस भी जो देखने में आ रही है ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखने आ रही है। अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें वहां पर रेशो अभी भी 20% से कम है सी सेक्शन की, और इसी वजह से डॉक्टर्स पर हमेशा ये इल्जाम भी लगता रहा, हमने देखा है कि और परसेंटेज में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी। बिल्कुल, इसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए। बेसिकली बात है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत ज्यादा रेट है, तो बात क्यों है ये रेट ज्यादा और ऐसे क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैं गुफ्तगू करूंगी। असल में ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी जब हम कोशिश तो करते हैं, हर खातून के लिए कोशिश होती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और लेबर पेन स्टार्ट हो गई होती है, लेकिन बाद दफ़ा कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है ड्यूरिंग द लेबर पेन्स के फिर हमें सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन वाली डिलीवरी की तरफ, बड़े ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। इसकी वजह ये होती है कि ड्यूरिंग लेबर पेन्स बेबी डिस्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि आपको पता है लेबर पेन्स हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, तो बाद दफ़ा बेबी का स्टूल पास हो जाता है, बेबी की ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो जाती है, या बाद दफ़ा मदर की कोई कॉम्प्लिकेशन, फॉर एग्जांपल यूट्रस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शंस वो रप्चर होने का खतरा होता है या हो जाता है। प्लेसेंटा की अब्रप्शन यानी कि वो फट सकता है, जो कि बेबी की फूड सप्लाई के लिए जिम्मेदार होता है। प्लेसेंटा की अब्रप्शन हो सकती है, लेबर पेन्स में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन तो अगर हम फर्क क्यों देख रहे हैं परसेंटेज में इन पाकिस्तान और इन वेस्ट, 50% और 20%, तो बहुत फर्क आ गया ना। तरीका तो वही है जो एक नेचुरल वे है, लेकिन फिर पाकिस्तान में ये रेशो इतना ज्यादा क्यों है? बेसिकली पाकिस्तान में उस तरह से मॉनिटरिंग की फैसिलिटीज नहीं है जिस तरह से बाहर अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है जैसे बेबी अगर डिस्ट्रेस में चला गया तो बाहर बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम फौरन से चेक कर सकते हैं। बेबी की स्कैल्प के ऊपर से वो ब्लड का सैंपल ले लेते हैं, बेबी की अपनी ब्लड सैंपलिंग कर लेते हैं। पाकिस्तान में किसी भी सेंटर में ये फैसिलिटी अभी नहीं है कि अभी बेबी पैदा नहीं हुआ और हम बेबी की ब्लड सैंपलिंग कर लें, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो वो लोग उसका सैंपल ले लेते हैं, उसकी चेकिंग कर लेते हैं, मजीद इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि फ़ौरन से डिलीवरी करानी है कि नहीं करानी है। ओवर द इयर्स ये परसेंटेज बढ़ी है। ये तो पहले भी नहीं थी। अगर हम देहातों की बात करें तो देहात में आज भी हम देखते हैं वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कल्चर है, वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। यकीनी तौर पर वहाँ पर कैजुअलिटीज भी होती हैं लोगों की गफलत की वजह से, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या हम उतने अवेयर नहीं हैं, क्या ये काफी होगा? जी बिल्कुल, इस पे भी बात मैं करती हूँ। बेसिकली ये है कि गाँव में, देहातों में जो हमारे पेरीफेरी के एरियाज हैं वहाँ पे कोई मॉनिटरिंग की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। वो बेसिकली नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, इवन वो 2-3 सिजेरियन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर रहे होते हैं, बाज़ों का जो कामयाब हो जाता है, लेकिन बाद दफ़ा पेशेंट एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में चली जाती है। फॉर एग्जांपल उसकी यूट्रस रप्चर हो जाती है, बेबी की इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है अंदर ही, या बेबी का आर्म या पाँव पहले बाहर आ जाता है जिसको हम प्रोलैप्स बोलते हैं। ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं जिसमें बच्चा और माँ दोनों की डेथ का और उनकी परमानेंट इंजरी का खतरा होता है। तो ऑल्दो वो कामयाब हो भी जाते हैं, लेकिन फिर वो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में भी एंड अप हो जाते हैं। लेकिन बड़े शहरों में, बड़ी जगहों पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रहे होते हैं, और अगर किसी भी टाइम उनको लगता है कि कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, कोई पेचीदगी हो सकती है, वो फ़ौरन से इमरजेंसी सिजेरियन कर देते हैं। इस वजह से आपको सिजेरियन यहाँ पर ज़्यादा देखने में आता है, क्योंकि यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट कम है। उधर वाले पेरिफेरल एरियाज में डेथ रेट ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे फिर फ़ौरन से सिजेरियन की तरफ चला जाते हैं इंस्टेड ऑफ कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। अगर हम बात करते हैं सिजेरियन की, तो किस तरह से खवातीन उस टाइम एक मुश्किल मरहला है ऑब्वियसली, लेकिन
आफ्टर इफेक्ट सी सेक्शन के क्या पड़ते हैं एक खातून के जिस्म पर, उसकी बॉडी पर, उसकी सेहत पर, उसकी हेल्थ पर? जी, सिजेरियन बेसिकली है तो एक मेजर सर्जरी, ठीक है। ऑपरेशन पेट से काट कर एक बच्चे को जब डिलीवर करते हैं तो जाहिर बात है कॉम्प्लिकेशंस किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका ये है कि कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए मदर की काउंसलिंग पहले से होनी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि अगर आपका सिजेरियन होता है आपने किस तरह से उसको बाद में अपनी डाइट के साथ, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज के साथ, आपने प्रॉपर रेस्ट के साथ आपने किस तरह से वापस रिकवरी की तरफ जाना है। अच्छा, ये जो आपने काउंसलिंग का जिक्र किया कि सिर्फ आई बिलीव कि काउंसलिंग सिर्फ खवातीन की नहीं होनी चाहिए, ये काउंसलिंग उनके शौहर के साथ, उनकी फैमिली को बिठा कर भी होनी चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर आप बहुत सारे पेशेंट्स को डेली डील करती होंगी और मैंने भी अपनी सराउंडिंग से बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका सी सेक्शन हुआ है और नेग्लिजेंस की वजह से उसके बाद वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है या स्टिचेस जो है वो अब रप्चर हो जाते हैं। क्या रीजंस हैं इसकी? ये जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि पेशेंट के साथ साथ उनके घर वालों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। जो डाइट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट क्या होती है, जैसे अंडा, कीमा, गोश्त, इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि जी दूध नहीं पिलाना चाहिए, गलत बात है। कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें डाइट का हिस्सा होनी चाहिए। नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी डाइट खातून को देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी डाइटरी डेफिशिएंसी होगी, अगर खातून में खून की कमी यानी एनीमिया होगा तो वुंड इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब बाद दफा 20-30% तक इन्फेक्शन रेट चला जाता है। जो सिजेरियन का कट होता है उसके ऊपर इन्फेक्शन होता है, पस पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि डाइटरी डेफिशिएंसी होती है, उसकी डाइट ही ऐसी नहीं होती कि वो इन्फेक्शन को कॉम्बैट कर सके। तो डाइट सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं होती डॉक्टर साहब, अगर हम वो स्टिचेस रप्चर की बात करें तो चूंकि ये हम सुनते हैं कि नहीं ये तो काम सबने किया है और ये तो एक नॉर्मल वे, लेकिन कितना सेंसिटिव टाइम होता है और कितने दिनों का होता है अगर तब थोड़ी सी केयर ना की गई, क्योंकि माँ बनी है, बच्चे की केयर भी करनी है, दिन रात जागना भी है, लेकिन हेल्प ना होने की वजह से वो टाइम एक तो सेंसिटिव भी हो जाता है, खवातीन के हार्मोन्स भी अप एंड डाउन होते हैं, वो वैसे भी थोड़ी सी इमोशनल हुई होती है, डिप्रेशन में तो चली जाती है। कितनी हेल्प की जरूरत होती है उस वक्त? हेल्प की तो बहुत ज़्यादा, सोशल हेल्प की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके हस्बैंड को, उसके घर वालों को बिल्कुल उसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और इनिशियली जो खास तौर पर जो 6 वीक्स का टाइम होता है, जो छिल्ला जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें खातून की उसको बताना चाहिए कि आपने जख्म किस तरह से साफ अपना रखना है। एटलीस्ट 6 वीक्स तक जो है ना बहुत केयर की ज़रूरत होती है। 10 डेज़ के बाद हम स्टिचेस को खुलवा देते हैं, उसके बाद भी उसकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए और साथ साथ घर वालों को भी कोऑपरेट करना चाहिए कि वो बच्चे के भी देखभाल करें ताकि मदर अपनी भी डाइट का, अपने रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट का वो ख्याल रख सके। तो ये तो तमाम चीज़ें आ गई कि जो घर वालों ने ख्याल रखना है, जिस तरह से आप डाइट को फॉलो करने की बात कर रही हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स की बात करते हैं या डॉक्टर्स की बात करते हैं, उनकी कहाँ तक जिम्मेदारी है कि ऑपरेशंस में भी जब कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर्स की वजह से भी आ जाती हैं या कोई इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, हम देखते हैं फिर वो केसेस दोबारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रेफ़र किए जाते हैं, वहाँ जो डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है वो कितनी इंपॉर्टेंट समझती हैं? और सेकेंडली इस तमाम तर प्रोसीजर को एक मनी मेकिंग मशीन बना दिया गया है। गायनेकोलॉजिस्ट का जो प्रोफेशन है, इसका अब जो लोगों तक इमेज पहुंचता है वो यही पहुंचता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, 4 से 5 लाख रुपया फीस है सी सेक्शन की। अगर कुछ सस्ते हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक फीस चार्ज की जाती है। बिल्कुल, इस बारे में यही है कि जैसे एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह से एक प्रोफेशन में काम करने वाले सब लोग एक जैसे नहीं होते। एक माइन्यूट फ्रैक्शन को सामने रखे आप कहेंगे भाई सारे गायनेकोलॉजिस्ट सारे लोग ऐसे, तो ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कुछ एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या कुछ ऐसी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल बेबी ब्रीथ यानी उल्टा होता है या प्लेसेंटा लो लाइंग होता है, ऐसी कंडीशन में तो सिजेरियन सेक्शन मस्ट के करवाना ही। सिजेरियन नहीं कराएंगे तो बच्चा और माँ दोनों के लिए खतरा है। अच्छा, और कुछ और पोजीशन को भी अब टेक्निकल वे में उसकी पोजीशन को टर्न किया जा सकता है। अभी यहाँ पर पाकिस्तान में पॉसिबल है, क्योंकि अमेरिका में तुम देखा कि प्रैक्टिस तब की जा रही है, जो कि इट्स पेनफुल, अ बिट पेनफुल, लेकिन प्रैक्टिस हो रही है वहाँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी है ECV के नाम से, एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन इसको हम बोलते हैं, जिसमें बेबी जब उल्टा होता है तो 36 वीक्स पे क्लोज टू द टर्म हम बेबी की पोजीशन उलट सकते हैं, उसको सीधा कर सकते हैं बेबी को। तो इसमें क्या अपने रिस्क होते हैं, हमने फौरन से ऑपरेशन थिएटर को रेडी रखना होता है, क्योंकि ड्यूरिंग हम कन्वर्जन बेबी डिस्ट्रेस में जा सकता है। तो ये हम प्रोसीजर करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन बाद दफ़ा वो सक्सेसफुल नहीं भी होता, जिसमें फिर इमरजेंसी सिजेरियन की तरफ जाना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, ये बात कितनी दुरुस्त है कि जिसका फर्स्ट सी सेक्शन हुआ या सिजेरियन हुआ, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, फिर बाकी भी जो बच्चे होंगे वो सी सेक्शन से या ऑपरेशन के थ्रू ही होंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब एक दफ़ा सिजेरियन हो जाए तो और उसके बाद मुनासिब अगर उसने खातून ने वक्फा किया है, एटलीस्ट 2 से 3 साल का वक्फा किया है एक सिजेरियन के बाद, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए लाजमी ट्राई करना चाहिए। उसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 70 to 80% है। कभी ये बात सुनी नहीं हमने यहाँ पे।
हमेशा हम यही सुनते हैं कि अच्छा जी फर्स्ट चूंकि सी सेक्शन हुआ तो अब तो बाकी भी सारी इसलिए ऑपरेशन के थ्रू हुए। डाइट के हवाले से आप थोड़ा सा गाइड कर दें, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पोस्ट ऑपरेट के बाद जिस तरह से आप कह रहे हैं डाइट का ख्याल रखना चाहिए, तो वो जो 9 महीने का एक टाइम है उसमें हम देख रहे हैं कि खवातीन बहुत ज़्यादा मूड स्विंग के इश्यूज आते हैं, नबिया तो बहुत बेहतर जानती होंगी, तो वैसे भी फिर डाइट उस तरह से फॉलो नहीं कर पाती वो। अच्छा, मैं यहाँ पे चाहूंगी कि डॉक्टर साहब इस पर बात करें। आपने बहुत अच्छा तस्करा किया। जिन लोगों को लग रहा होता है अक्सर ऑफिस में भी जब जो खवातीन काम करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जो खवातीन घर पर होती हैं, ससुराल वालों को या शोहर को लग रहा है कि इसके मूड स्विंग्स हैं, आई थिंक बहुत सही नहीं होगा कहना कि ये मूड स्विंग्स हैं। डॉक्टर साहब आप बेहतर तरीके से आई गेस एलेबरेट कर सकते हैं कि एक खातून के जो हार्मोन्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं। जी बिल्कुल, प्रेगनेंसी में आपको पता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यानी कि जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर गया होता है और इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स जो स्पेसिफिकली फॉर प्रेगनेंसी होते हैं उनका भी लेवल इंक्रीज हुआ होता है, तो इस वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और इसके अलावा चूंकि डाइटरी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि बाद दफ़ा दिल खराब हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग होता है, तो वो खातून का दिल करता है कि वो ऐसी क्रेविंग्स होती हैं, दैट्स अ फैक्ट। समटाइम रोने को बहुत दिल करता है, समटाइम किसी पे गुस्सा बहुत निकालने को दिल करता है। एक और मजे की बात आपको बताती चलूं, जो फैक्ट्स हैं कि 70 to 80% खवातीन आफ्टर डिलीवरी वो माइल्ड सा डिप्रेशन जिसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं, जी डिप्रेशन भी और पोस्टपार्टम ब्लूज जो माइल्ड सा डिप्रेशन होता है इसमें 70 to 80% खवातीन चली जाती हैं। तो इस वजह से ये है कि मूड स्विंग्स हैं, हार्मोन्स हैं, दैट्स अ फैक्ट, ये ऐसे होता है और घर वालों को भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए, खातून की हेल्प करनी चाहिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उसके साथ हेल्प आउट करना चाहिए क्योंकि ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर माहीन अनवार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नबीहा जिस तरह से वो कह रही थी कि डाइट एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपने पॉइंट रेज किया था, कंप्लीटली एग्री कि फैमिली को भी तमाम चीजों को अंडरस्टैंड, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, किसी हद तक आसान हो सके। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नबीहा, आपका कभी इत्तेफाक हुआ शाही किले जाने का? बिल्कुल जाना हुआ। बचपन में हमारे ट्रिप्स जाया करते थे। आजकल के तो बच्चों के ट्रिप्स जाते हैं ना, टर्की जाते हैं, दुबई जाते हैं। हमारी पहुंच जो थी ना वो शाही किले तक की थी। बाहर जाते थे तो शाही किले को लेकर हमने देखा कि 3 साल पहले कुछ चीजें मंजर-ए-आम पर दरियाफ्त हो रही हैं। अभी तक मतलब उस पर रिसर्च की जा रही है। अभी तक बड़ी मिस्ट्री है। अभी हम ब्रेक में भी जिक्र कर रहे थे कि अगर हम एहराम मिस्र देखें या दुनिया की जो अजूबे हैं और एहराम मिस्र से इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्कुल वहाँ से कितना कुछ निकला है, कितनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं और इसी तरह शाही किले से भी हमारी जो रिपोर्टर हैं फलक, उन्होंने एक रिपोर्ट रेडी की है, वो पहले देखते हैं। सदियों से कायम शाही कला और इस कले की खास बात यह है कि यहाँ नित नई दरियाफ्तें आए रोज होती रहती हैं। तो जनाब, आज की हमारी दरियाफ्त अकबरी हमाम है, तो आपको हम आज विजिट करवाएंगे अकबरी हमाम और कुछ ऐसे हकाइक आपके सामने लेकर आएंगे जो ना आपने देखे होंगे और ना आपने कभी सुने होंगे। तो आइए चलते हैं मेरे साथ। खौफनाक तर्ज तामीर, गुंबद, चूने और गारे से तामीर करदा नक्शो निगार से मुज़य्यन इमारतें हजारों बरस से मुगल बादशाहों की पहचान हैं। शाही कला लाहौर के दरो दीवार, जाहो जलाल, रोब और दबदबे की अलामत। इनसे आज भी वही शाहाना अंदाज झलक रहा है जो सदियों से इनकी पहचान रहा है। बैरूनी हमलों से महफूज रहने के लिए बनाया गया ये कला तामीराती शाहकार है। इस तारीखी वर्षे में कमोबेश 20 से ज्यादा यादगारें हैं जो लगभग गुज़िश्ता 500 बरस में इसको मस्कन बनाने वाले बादशाहों और इनके अदवार की निशानियां हैं। हर एक का तर्ज तामीर मुनफरिद है। ऐसा ही एक राज 3 बरस कबल मन्नो मट्टी तले दरियाफ्त हुआ। मट्टी के तोदों तले से हादसाती तौर पर दरियाफ्त शुदा अकबरी हमाम, जिसके कुशादा अहाते,
इन अहातों में गर्म और ठंडे पानी के अलग अलग रास्ते, भाप के इखराज के लिए जदीद साइंस के मुताबिक खूबसूरत अंदाज, सबसे अहम वही जाना पहचाना तर्ज तामीर। ये एक हमाम है। किले के 2 मरकजी दरवाजों के ऐन बीच सब्जाजारों के दरमियान खड़ी दीवाने आम की शानदार इमारत के बाएं पहलू से गुजरते हुए आप यहाँ पहुँचते हैं। ये जहांगीरी और शाहजहां के चौगोशों का अकब है। ये हमाम जेरे जमीन था। हमाम के आखिरी हिस्से में एक जेरे जमीन सुरंग भी मिली है। सुरंग जहांगीरी हिस्से की इमारत के अकब से जेरे जमीन दाखिल होती नजर आती है, मगर ये कहाँ जाती है ताहाल मालूम नहीं। किले में मौजूद मस्जिद के सामने चंद कदम के फासले पर 3-4 सीढ़ियाँ उतरकर आप हमाम के मरकजी हॉल में दाखिल होते हैं। सामने मरकजी तालाब है जिनके 3 तरफ अहाते बने हुए हैं जो एक दूसरे से मुंसलिक भी हैं। हमाम की दीवारों के दरमियान भाप और धुआं बाहर निकालने के लिए चैम्बर्स भी बने हुए हैं। मरकजी हॉल में 2 जानिब बंद ताक हैं, जबकि फर्श पर पानी के निकास की नालियाँ मौजूद हैं। फर्श खोदने पर पानी के कौसदार नालियों का एक जाल भी नजर आता है। इंसान आज भी हैरान है कि सदियों कबल माहिरीन ने ये हमाम कैसे तामीर किया कि आज की जदीद साइंस भी इस तर्ज को अपनाए हुए है। और अनवार, आज हमने अपने नाजरीन को सैर करवाई है अकबरी हमाम की, लेकिन शाही किले में एक और भी पुरस्कार जगह है। पता नहीं वो क्यों पुरस्कार जगह है, लेकिन हम आपको विजिट भी करवाएंगे उसका अगले एपिसोड में। फलक चौहान रिपोर्ट पार्ट 2 भी आने वाला है, वो उन्होंने हमें बता दी और बे टशन देखने वाले थे फलक के भी रिपोर्ट में। लेकिन बहरहाल हम जो तस्करा कर रहे थे जब रिपोर्ट चल रही थी कि भाई बड़े बड़े लोग गुजरे हैं अनवार दुनिया में और क्या ही आर्किटेक्ट्स होंगे। आप देखेंगे कितने खूबसूरत तर्ज़े तामीर है और अभी भी लोग हैरान रह जाते हैं कि किस तरह से जब उस दौर में इस तरह से टेक्नोलॉजी नहीं थी, आर्किटेक्ट मौजूद नहीं थे, तो फिर भी इस तरह के शाहकार बनाए गए हैं जिनको देखकर आज भी दुनिया हैरान हो रही है। और ये जो अकबरी हमाम है 3 साल पहले इसको दरियाफ्त किया गया है, उसकी भी जब हम बनावट देख रहे हैं, जिस तरह से उसका सारा डिजाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आज के दौर के साथ काफी मुताबिकत रखता है। लेकिन अनवार एक बात जो सोचकर थोड़ा सा दुख होता है वो ये कि इन हमारे पास जो ये एसेट्स मौजूद है उनकी मेंटेनेंस उस तरीके से नहीं की जा रही है जिस तरीके से इन तारीखी इमारत की करनी चाहिए। ये एक दुख का लम्हा है, एक दुख की बात है। बहरहाल प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त हो रहा है खत्म। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।